अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनको हम फ्यूचर में या करंटली यूज़ कर सकते हैं, एंड दोज आर द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मीन्स दैट ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स की तरह ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम एनर्जी सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जिनको हम अगर एक बार यूज़ कर लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं और इन्हें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फॉसिल फ्यूल्स। इसके बरक्स रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एनर्जी के वो सोर्सेज हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के उन सोर्सेज को जो अभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने कॉमन नहीं हैं, जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। दे इंक्लूड एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, अब हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइड्स एंड वेव्स। तो स्टूडेंट्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइड्स एंड वेव्स इज दैट tides are the rhythmic rise and fall of the water of the ocean, which is caused by the strong gravitational pull on the earth's surface exerted by the sun and moon. Means that students, सूरज और चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र के पानी में जो उतार चढ़ाव आता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं। बट वेव्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रेजिंग फोर्स exerted by the winds which blow over the ocean surface. Means that for example gravitational pull of moon और sun की वजह से पानी का लेवल समुद्र में अप होता है, और अगर उसी लम्हे में विंड चले, मीन्स ब्लोइंग एयर को हम विंड कहते हैं, अगर हवा चलती है तो वो टाइड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उन टाइड्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वेव्स। As stated in the definition that gravitational force of the moon gives rise to tides in the sea. In tidal energy, the tides raise the water in the sea roughly twice a day. Means एक दिन में समुद्र में जो पानी के लेवल में इंक्रीज आता है वो कितनी मरतबा होता है? 2 मरतबा। If the water at the high tide is trapped in a basin by constructing a dam, then it is possible to use this as a source of energy. The dam is filled at high tide and water is released in a controlled way at low tide to drive the turbines. और जैसा कि आपको मालूम है, टर्बाइन का कनेक्शन आगे किसके साथ होता है? जनरेटर के साथ। At the next high tide, the dam is filled again and the inrushing water also drives turbines and generates electricity. तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से हम डैम की मदद से पानी को स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोर्ड वाटर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द टाइडल मूवमेंट एंड द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वेव्स। देयर एनर्जी कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम एनर्जी फ्रॉम टाइड्स को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे एनर्जी फ्रॉम वेव्स, कि किस तरह से वेव से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। द एनर्जी वी कैन गेन फ्रॉम वेव्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अ मेथड ऑफ हार्नेसिंग वेव एनर्जी इज टू यूज लार्ज फ्लोट्स विच मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स। वन सच डिवाइस विच कन्वर्ट वेव एनर्जी into electricity is called Salter's duct, which is invented by Professor
salter. Students, salter's duct consists of two parts. First one is duct float and second one is balance float. The wave energy makes duct float move relative to the balance float. जैसा कि आप देख सकते हैं, the relative motion of the duct float is then used to run electricity generator. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम डक्ट फ्लोट और बैलेंस फ्लोट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स, द पुल ऑफ द मून डज नॉट ओनली पुल द सी अप एंड डाउन. दिस टाइडल इफेक्ट कैन आल्सो डिस्टोर्ट द कंटिन्यूअस पुलिंग लैंड अप एंड डाउन बाय एज मच एज 25 सेंटीमीटर. मीन्स दैट कि चांद की कशिश की वजह से ना सिर्फ समुद्र में पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, बल्कि हमारी ज़मीन भी अप एंड डाउन होती है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज़ सोलर एनर्जी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सोलर एनर्जी में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, द अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी directly from the sun each day. Solar energy at normal incidence outside the Earth's atmosphere is about 1.4 kilowatt per meter square, which is referred as solar constant. इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सूरज की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी है, कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं हम, 1.4 किलोवाट. This is the definition of solar constant, which is important, students. Now students, while passing through atmosphere due to reflection, scattering and absorption by dust particles, water vapors and other gases, the total energy is reduced. On a clear day at noon, the intensity of solar constant reaching the Earth's surface is about 1 kilowatt per meter square. मीन्स दैट कि नॉर्मली सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स के होने की वजह से या डिफरेंट रिफ्लेक्शन की वजह से सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होने के बाद सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू हीट वाटर using large solar reflectors and thermal absorbers. It can also be converted to electricity. In one method, the flat plate collectors are used for heating water. जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, it is a type of collector. It has a blackened surface which absorbs energy directly from solar radiation. Cold water passes over the surface and is heated up to 70 degrees C. Students, much higher temperature can be achieved by concentrating solar radiation onto a small surface area by using huge reflectors or lenses to produce steam for running turbine. Students, the other method is the direct conversion of sunlight into electricity through the use of semiconductor devices called solar cells, known as फोटोवोल्टिक सेल. जो कि आपने देखा होगा कि आजकल हम सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. नाउ स्टूडेंट्स, हम सोलर सेल को डिफाइन करते हैं. सोलर सेल की डेफिनेशन क्या होगी? सोलर सेल्स आर थिन वेफर्स मेड फ्रॉम सिलिकॉन. इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू क्रिएट अ वोल्टेज. द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वोल्टेज सेल इज वेरी लो. In order to get sufficient high voltage for practical use, a large number of solar cells are connected in series, forming a solar cell panel. बाकी स्टूडेंट्स, सोलर सेल्स किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे. बट स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रॉब्लम विद सोलर एनर्जी, एंड इट इज दैट कि एट नाइट्स एंड क्लाउडी डेज, जिस वक्त सन की लाइट सोलर सेल तक ना पहुंचे, तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि सोलर सेल के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर स्टूडेंट्स, फॉर क्लाउडी डेज
and nights, electric energy can be stored during the sunlight in nickel cadmium batteries by connecting them to solar panels. These batteries can then provide power to electrical appliances at nights or on cloudy days. Students, निकल कैडमियम बैटरीज जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और ज़रूरत के वक्त, रात के वक्त या फिर जब सनलाइट मौजूद नहीं है, देन हम निकल कैडमियम बैटरीज के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं. Students, solar cells also are expensive but last a long time and have a low running cost. Solar cells are used to power satellites having large solar panels which are kept facing the sun. Other examples of the use of solar cells are remote ground-based weather stations and rainforest communication systems. Solar calculators are also in use nowadays. Now students, अब हम next type को discuss करते हैं which is energy from biomass. Students, biomass is a potential source of renewable energy. This includes all the organic materials such as crop residue, natural vegetation, trees, animal dung and sewage. Biomass energy or bioconversion refers to the use of this material as fuel or its conversion into fuels. There are many methods used for the conversion of biomass into fuels, students, but the most common are direct combustion and the second one is fermentation. Now students, अब हम देखते हैं कि what is meant by direct combustion and fermentation. Dear students, direct combustion method is usually applied to get energy from waste products commonly known as solid waste, जिसको अभी हम नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे. पहले हम फर्मेंटेशन को समझते हैं. स्टूडेंट्स, बायोफ्यूल सच एज इथेनॉल इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन, जिसको हम नॉर्मली पेट्रोल कहते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास यूजिंग एंजाइम्स and by decomposition through bacterial action in the absence of air or oxygen. The rotting of biomass in a closed tank called a digester produces biogas which can be piped out to use for cooking and heating. The waste material of the process is a good organic fertilizer. Thus, production of biogas provides us energy source and also serves the problem of organic waste. Students, जैसा कि आपने देखा कि organic waste से ना सिर्फ हम फ्यूल हासिल कर सकते हैं बल्कि जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा उसको हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइप इज एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू एंड पार्टिकुलरली municipal solid waste can be used to get energy by direct conversion. It is probably the most commonly used conversion process in which waste material is burnt in confined container. Heat produced in this way is directly utilized in the boiler to produce steam that can run turbine generator. Now students, the last type is geothermal energy. जैसा कि आप नाम से ही आपको कुछ आइडिया होगा, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन हीट, मीन्स दैट कि ज़मीन के सेंटर में या ज़मीन के अंदर जो हीट मौजूद है हम उसको एनर्जी हासिल करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ द हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम. हीट विद इन द अर्थ इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस: रेडियोएक्टिव डिके, रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ एंड कंप्रेशन ऑफ मटेरियल. नाउ अब हम इन तीनों पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, इन रेडियोएक्टिव डिके द एनर्जी हीटिंग द रॉक्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिलीज्ड by the decay of radioactive elements. Now students, the second process was residual heat of the earth. At some places, hot igneous rocks usually within 10 km of the earth's surface are in a molten and partly molten state. They conduct heat energy from the earth's interior which is still very hot.
the temperature of these rocks is about 200 degrees C or more. And students, the last process is the compression of material. The compression of material deep inside the earth also causes generation of heat energy. Now students, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. Dear students, in some places, water beneath the ground is in contact with the hot rocks and is raised to high temperature and pressure. It comes to the surface as hot springs, geysers, or steam vents. The steam can be directed to turn turbines of electric generators. Students, at places where water is not present and hot rocks are not very deep, the water is pumped down to get steam. The steam then can be used to drive turbine or for direct heating. Now students, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना को डिस्कस करेंगे which is geyser. It is a hot spring that discharges steam and hot water intermittently, releasing an explosive column into the air. Students, most geysers erupt at irregular intervals. They usually occur in volcanic regions. Extraction of geothermal heat energy often occurs closer to geyser sites. This extraction seriously disturbs geyser system by reducing heat flow and aquifer pressure. Students, अभी मैंने एक word use किया है which is aquifer. Dear students, an aquifer is a layer of rock holding water that allows water to percolate through it with pressure. This is an important definition, students. Dear students, this is an important definition जिसको आपने याद रखना है. Now students, आपने देखा कि normally ये जो topic है इसमें बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है. आपने इस टॉपिक में से जो मेन पॉइंट्स हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इनको आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.